हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तैयारी जेआरएफ की लेक्चर 2। और आज हमारा टॉपिक है 25 एमसीक्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज। ठीक है, 25 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी कुछ आपकी नॉलेज गेन होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है ही है। अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स कर रहे हो तब भी सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, एमसीक्यूज वहाँ भी आपके काम आएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग तो ये वही पैटर्न है जो लास्ट टाइम था। ठीक है, यूट्यूब प्रीमियर है और आपको लाइव चैटिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो लाइव चैटिंग में अपने जितनों भी जो भी आपका ओपिनियन है, चाहे वो गलत है या फिर ठीक है, जो भी है, लेकिन कमेंट जरूर करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट अ टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर। स्टेटमेंट अच्छी तरह समझना, और अगर आंसर आता है तो फटाफट कमेंट कर देना। ठीक है, लाइव चैटिंग ऑप्शन ऑन है। सो इसमें टैक्स ऑन वेज इनकम होली ऑन लेबर। ठीक है, होली पार्शियली नहीं, बल्कि जितना भी वर्डन है सब लेबर के ऊपर आ रहा है। कब आएगा? ठीक है, जब लेबर सप्लाई इनलास्टिक रहेगा। व्हेन लेबर सप्लाई इज इलास्टिक, लेबर सप्लाई इज परफेक्टली इनलास्टिक एंड लेबर सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आता है ना तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा आंसर फाइंड आउट करना। एक तो होली है, सबका सब बर्डन लेबर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर होली है तो परफेक्टली आपकी जो डिमांड, आपकी जो सप्लाई है लेबर की, ठीक है, होली है। अगर पार्शियली होता तो इनलास्टिक और इलास्टिक होता। ठीक है, तो ये होली है, तो इनमें से दोनों में से आंसर कोई बन सकता है। ठीक है, अब नंबर 1 जो हम लोग राइट आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इसमें है लेबर सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इसका मतलब क्या है? लेबर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि आपकी जो परफेक्टली इलास्टिक लेबर सप्लाई है उसका मतलब जितनी भी अवेलेबिलिटी है लेबर के लिए, ठीक है, मार्केट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है लेबर के लिए, कम अवेलेबिलिटी है। और अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती तो इलास्टिक होता। ठीक है, अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है, अब उसको उसी मार्केट में जॉब करनी है। ठीक है, अगर वहाँ से एक ही मार्केट है, अवेलेबिलिटी कम है मार्केट्स की, तो वहीं उसको जॉब करना है। अगर यहाँ पे वेजेस में टैक्स बढ़ भी जाता है तो भी उसको वहीं काम करना है। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा केस अगर हम प्रैक्टिकल सोचें तो इस साइड वेजेस हैं और प्राइस हैं। ठीक है, इस साइड सप्लाई ऑफ लेबर। तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब यहाँ पे जितना भी लेबर सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर सप्लाई यहाँ पे हो जाती है 0। मतलब आपका प्राइस जो आपका वेज है, ठीक है, टैक्स लगने से रियल वेजेस क्या होंगे? रियल वेजेस कम हो जाएंगे। तो रियल वेजेस कम हो या ज़्यादा हो, आपकी जो सप्लाई है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक, ना ही बढ़ेगी ना ही ज़्यादा कम होगी। तो जो सी आंसर है करेक्ट है। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है एक बार जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजिली फ्रेम आउट कर लोगे आंसर क्या है इसका। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। द सब्स्टिट्यूशन इज चीपर इनपुट फॉर अ डियर इनपुट। द रेट एट विच द इनपुट आर सब्स्टिट्यूटेड, a measure of responsiveness of input ratio to change in input price ratio, and a measure of the responsiveness of input price and the substitution of the cheaper input। एक बार अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी इलास्टिसिटीज होती है ना वो रिस्पॉन्सिवनेस ही होती हैं। चाहे आप इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करो या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन करो, तो रिस्पॉन्सिवनेस ही ये हमें रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। चलिए आपका आंसर क्या है फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए जो राइट आंसर है इसमें अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनपुट रेशो टू अ चेंज इन इनपुट प्राइस रेशो। और इसका एक फॉर्मूला क्या है? अगर फॉर्मूला आता है तो फटाफट फॉर्मूला भी कमेंट कर देना। इससे क्या होगा? दूसरों की नॉलेज भी गेन होगी और आपका भी रिवाइज होगा। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। Calculate the average fixed cost for a level of production Q is equal to 20, knowing that the total cost function is। अब इसमें हमने पता करना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और जो क्वांटिटी है लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है 20, और टोटल कॉस्ट फंक्शन इज ऑल्सो गिवन 20 + 3Q + 2Q स्क्वायर। आंसर क्या है फटाफट कमेंट करेंगे या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन Q। ठीक है, तो हमें जो टोटल कॉस्ट है, ये हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट 2 चीज़ों से बना होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमें ये बताता है, ये दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये जितना भी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितना है? 200, और क्वांटिटी कितना है? दैट इज 20।
तो जो 10 आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए देख लीजिए कमेंट में किस किसने आंसर करेक्ट पोस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट वन, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वॉलरस जनरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्वेश्चनिंग कई बार आ जाती है, वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम, मार्शल का इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इसमें क्वांटिटी एडजस्टमेंट है, प्राइस एडजस्टमेंट है, ये वाला। सो वॉलरस जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम होती है जो, एक तो होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, लेकिन अदर थिंग कांस्टेंट नहीं रखोगे तो वो जनरल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। नंबर 2, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। थर्ड वन, और इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन एडजस्टमेंट इज पॉसिबल थ्रू चेंज इन क्वांटिटी। और फोर्थ वन है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन एडजस्टमेंट इज पॉसिबल थ्रू द चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। फटाफट इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, अगर थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो में थोड़ा सा पॉज हम करेंगे तो ज़्यादा टाइम उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो फटाफट पॉज करके भी आंसर दे दीजिए, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इक्विलिब्रियम सिचुएशन एडजस्टेड इज पॉसिबल थ्रू द चेंज इन क्वांटिटी, बिकॉज इट इज गिवन बाय मार्शल, ठीक है। मार्शल कहता है चेंज इन क्वांटिटी के थ्रू एडजस्टमेंट पॉसिबल है, और जो वॉलरस का कहना है वो है चेंज इन प्राइस के थ्रू। जो करेक्ट आंसर है इसमें नॉट करेक्टेड, वो है आपका थर्ड। चलिए फिफ्थ वन इज विच आर द करेक्ट अबाउट कॉबवेब मॉडल, ठीक है। कॉबवेब मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और यहाँ से क्वेश्चनिंग कई बार आ जाती है। नंबर 1, इट इज अ डायनेमिक मॉडल। नंबर 2, सप्लाई ऑफ व्हीट इज अ लैग्ड फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये एग्जाम्पल लेता है सप्लाई ऑफ व्हीट का, ठीक है, एक एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें 2016-17 का सेशन 2016-17 का पीएचडी में ये क्वेश्चन आ चुका है, पीएचडी के एंट्रेंस में, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के, कि कॉबवेब मॉडल में कौन सा वो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल है व्हीट का। सो व्हीट इज अ लैग्ड फंक्शन ऑफ प्राइस। नेक्स्ट वन, डैम्प्ड ऑसिलेशन इज कंसिडर्ड एज द अनस्टेबल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड फोर्थ वन इज डैम्प्ड ऑसिलेशन इज कंसिडर्ड एज द स्टेबल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कौन कौन से इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, अगर थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, तो राइट आंसर जो है इट इज अ डायनेमिक मॉडल करेक्ट है। सप्लाई ऑफ व्हीट जो है लैग्ड फंक्शन है, जितना भी सप्लाई है करंट टाइम का वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ प्रीवियस टाइम पे, ठीक है, ये इसका सप्लाई फंक्शन है। और डिमांड जो है वो डिपेंड करता है करंट ईयर के प्राइस पे, ठीक है। एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन इज कंसिडर्ड अनस्टेबल, जो इसका डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम है अंदर की तरफ स्टोर होता रहता है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है, स्टेबल है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो फोर्थ वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। इज या आर, कौन से स्टेटमेंट इसमें से एक्चुअली यहाँ पे इज आना चाहिए था, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, द एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी, टेक्निकल प्रोग्रेस आर न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड वन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ कंपनीज कैपिटल it takes three forms: money, capital goods and commodity. Fixed capital depreciation is only due to physical deterioration, and the factors of productions are resources attracted and used in the economic activity, ठीक है। इसमें से फॉल्स कौन सा है वो आपको बताना है। थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे ना आप लोग, जो हाईलाइटेड जो आपका फॉल्स है वो अपने आप ही हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें जो फॉल्स है तीनों ही करेक्ट आंसर करेक्ट है, ए, बी एंड डी। जो सी है ये फॉल्स है, क्योंकि ये बता रहा है कैपिटल, फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन इज ओनली ड्यू टू फिजिकल डिटोरेशन। फिजिकल डिटोरेशन मतलब अगर कोई कैपिटल यूज हो रही है और उसमें उसका कोई पार्ट, उसमें पार्ट का नुकसान होता है कोई, ठीक है, ये कह रहा है सिर्फ वही है, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। वो कैपिटल लॉस में भी आता है कई बार, अगर हमारी जो कैपिटल है वो खो गई है वो कैपिटल लॉस का पार्ट है, लेकिन इसमें आता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। जब भी हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो वियर एंड टीयर कॉस्ट, ठीक है, वियर एंड टीयर कॉस्ट वो इंक्लूड होती है फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन में, जिसको हम लोग कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है कि ओनली ड्यू टू फिजिकल डिटोरेशन, तो फिजिकल डिटोरेशन नहीं है, लेकिन जो उसकी वियर एंड टीयर है वो भी उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो ये सी है, ये फॉल्स है, बाकी सब करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रिलेट द आइटम्स गिवन लिस्ट 1 एंड लिस्ट विद लिस्ट 2। काफी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आयरन लॉ वेजेस, वेज फंड थ्योरी, सरप्लस वैल्यू थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। और आई होप कि इसका आंसर आप इजीली दे दोगे,
ठीक, तो कुछ तो काफ़ी इजी है, जैसे सरप्लस वैल्यू है, आपको पता है सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स ने दिया है। और उसके बाद आयरन वेज थ्योरी रिकार्डो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फर्स्ट का 3, तो यहाँ पे दोनों में से एक हो सकता है। वेज फंड थ्योरी जेएस मिल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट, और उसके बाद सरप्लस फोर्थ, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जेआर हिक्स, और ये प्रोफेसर हैं जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो 3142 आंसर इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रू। लास्ट टाइम हमने किया भी था ना, फॉरगॉन, हमने कॉस्ट की थी लास्ट टाइम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी का पार्ट है आगे। नेक्स्ट कौन से इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड ट्रू है? तो नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द इक्वल टू इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसमें दोनों ही कॉस्ट होते हैं, इम्प्लिसिट भी और एक्सप्लिसिट भी। नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली मेजर डायरेक्ट मनी कॉस्ट। और थर्ड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड मनी। तो इसमें से कौन कौन से इसमें करेक्ट आंसर है वो फटाफट कमेंट करेंगे। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड 3, और जो ये वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली मेजर डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मॉनेटरी क्या होगी, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, मतलब जो हम लेबर को बाहर, जितने हमने हायरिंग लेबर की है उसको हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल वैल्यू है, जो हम लोग जहाँ खुद काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट हम लोग खुद काम कर रहे हैं अपनी फर्म में, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दोनों ही आती हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वेजेस आर इक्वल टू, तो वेजेस आर इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो वेजेस किसके बराबर होते हैं, दैट इज सब्सिस्टेंस लेवल, मिनिमम लेवल इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड फेयर वेजेस, ठीक है। आंसर क्या फटाफट कमेंट करेंगे। और अगर आपने वेज थ्योरी पढ़ी हुई है ना, तो ये आपका आंसर काफी इजी लगेगा, और आंसर आपको अभी तक आइडेंटिफाई हो भी गया होगा। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वेजेस क्या होने चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए सब्सिस्टेंस लेवल, दैट इज सब्सिस्टेंस वेजेस जो होते हैं ना उसके बराबर होने चाहिए, दैट इज सब्सिस्टेंस लेवल, जो हमारे जीवन यापन करने के लिए, बस मतलब क्या है, जो अपना एक सब्सिस्टेंस लेवल है, मतलब जीवित रहने के लिए उतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, दैट इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। चलिए जो राइट आंसर है दैट इज 1, सब्सिस्टेंस लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में तो तीनों ही चीज अर्न कर सकता है, प्रॉफिट भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी और लॉसेस भी, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या करता है, फर्म्स आर इन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नंबर 2 इज देयर इज नो एंट्री और नो एग्जिट ऑफ द फर्म्स, ठीक है। राइट आंसर क्या है फटाफट कमेंट करेंगे, और ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है, ठीक है। फर्म्स आर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है वहां पे, ना ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है और ना ही ज्यादा यहाँ पे, मतलब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, फिर भी इकोनॉमिक्स में इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब आप बताएंगे कमेंट में कि जो नॉर्मल प्रॉफिट बोला गया है तो वो किसका पार्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में छुपा होता है या फिर टोटल रेवेन्यू में छुपा होता है, ठीक है। टोटल जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो किसका पार्ट होता है, फटाफट कमेंट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो छुपा हुआ है आपका टोटल कॉस्ट में, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है और एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मान लीजिए 80 रुपीज आपने वेजेस बाहर दे दिए, बाहर जो आउटसाइडर से आपने वेज हायर किया था उसको दे दिए, और उसकी जगह 20 रुपीज का आपने खुद काम किया है अपनी कंपनी में, 20 रुपीज वर्थ का खुद काम किया है, तो टोटल कॉस्ट तो आपकी 100 होगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट 100 है, लेकिन वो 20 रुपीज जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो तो आपने खुद काम किया है, तो वही होता है बस नॉर्मल प्रॉफिट, और कुछ नहीं होता। तो ही जो टोटल रेवेन्यू आपकी 100 है और टोटल कॉस्ट भी आपका 100 है, फिर भी इसमें नॉर्मल प्रॉफिट छुपा हुआ है कहाँ पे, टोटल कॉस्ट में, और टोटल कॉस्ट किस पार्ट में, इम्प्लिसिट कॉस्ट में, ठीक। सो देयर इज, अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो कोई ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगा, ये फायदेमंद नहीं रहेगा किसी अदर फर्म जो अभी बाहर है, तो कोई फर्म ऐसा नहीं सोचेगी कि वो एंटर करे, ठीक है। और कोई जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो लेफ्ट भी नहीं कर सकती, तो यहाँ पे लेफ्ट तब करेगी जब लॉसेस होंगे, और एंट्री तब करेगी जब प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ द फर्म्स, करेक्ट है सेकंड बी। चलिए अब देखते हैं, अब कमेंट चेक करना किस किस के आंसर करेक्ट है, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट फर्म्स ए इंक्रीज इट्स एडवर्टाइजिंग and firm B respond by increasing its advertising, if profit of both firms increases,
स्टेटमेंट समझ लेना एक बार, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देन फर्म्स ए एंड बी आर एंगेज्ड इन, ठीक है, मतलब क्या एडवर्टाइजिंग जो हो रही है, एडवर्टाइजिंग का जो फायदा है वो दोनों को हो रहा है, फर्म्स ए को भी और फर्म बी को भी। अब तो कौन सी यहाँ पे गेम स्ट्रेटेजी कौन सी हुई, ठीक है, गेम थ्योरी का पोर्शन है। जीरो सम गेम, जीरो सम गेम का मतलब ये होता है एक का गेन इक्वल टू लॉस ऑफ द अदर, ठीक है। मान लीजिए कि टोटल रिसोर्सेज हैं 10 रुपीज़ हैं और यहाँ पे दो बायर्स हैं या फिर दो, हम कह दें दो पार्टिसिपेंट हैं, दो प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। अगर 10 रुपीज़ एक का गेन होगा 10 रुपीज़, तो दूसरे के पास कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब दूसरे को लॉस कितने का हुआ, 10 का। तो एक का गेन जस्ट इक्वल टू लॉस ऑफ द अदर, ठीक है। दूसरे को लॉस कितने का हुआ, 10 का हुआ, और एक को गेन कितने का हुआ, 10 का हुआ। तो एक का लॉस एक का गेन, सम इक्वल टू 0, तो ये था जीरो सम गेम। और सिमिलरली बस एक समझ आ गया तो बाकी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। पॉजिटिव सम गेम का मतलब ये है कि पॉजिटिव सम गेम मतलब एक का गेन और एक का लॉस शुड बी मोर देन 0, ठीक है। और नेगेटिव सम गेम का मतलब ये है 1 गेन एंड लॉसेस, एक का गेन और एक का लॉस शुड बी लेस देन 0। तो ये क्या बता रहा है, ये गेन बता रहा है दोनों का, ठीक है। तो कौन सा हुआ, दैट इज पॉजिटिव सम गेम, ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स विल रिस्पॉन्ड द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। कौन सी सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बनती है और लेबर सप्लाई बैंड बैकवर्ड कब होती है, ठीक है, ये भी अच्छी तरह से कर लेना। और ये क्योंकि कई बार पूछ लेता है लेबर सप्लाई कर्व ना, काफ़ी बार पूछता है, ठीक। तो जो लेबर सप्लाई होती है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, या एवरेज प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, ठीक। तो जो लेबर सप्लाई कर्व होती है वो होती है दैट इज मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, दैट इज, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, दैट इज जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और ये स्टेटमेंट फोर्थ। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन है कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। जो कंज्यूमर सरप्लस है ना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ड्यूपिट ने, उसके बाद मार्शल ने, और उसके बाद जो ये मीनिंग है, ये वाली डेफिनेशन है पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, ये डेफिनेशन दी थी टॉसिंग ने, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये एक पोटेंशियल प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, मतलब क्या है, एक वट ही इज विलिंग टू पे, वट कंज्यूमर विलिंग टू पे, मान लीजिए विलिंग टू पे 10 रुपीज़ था और एक्चुअल पे कर रहा है 6 रुपीज़, तो जो 4 रुपीज़ का है ये प्रॉफिट मतलब सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक। नाउ रीजन क्या है इसका, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस का। तो रीजन करेक्ट है असर्शन का कि नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट तो दोनों ही लगभग करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या है फटाफट पोस्ट करेंगे कमेंट में। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है, क्या एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक। तो जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो असर्शन है, असर्शन कह रहा है ये पोटेंशियल प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, द मेन एम ऑफ प्रीडेटरी डंपिंग। टाइप्स ऑफ डंपिंग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ डंपिंग कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीडेटरी डंपिंग क्या होता है ये पूछ रहा है, और कई बार तीनों ही डंपिंग पूछ लेता है। तो 3 टाइप्स जो है ना, प्रीडेटरी डंपिंग और जो परसिस्टेंट डंपिंग है, इनको कर लेना आराम से। सो दैट इज प्रीडेटरी डंपिंग मीन्स इंक्रीज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इंक्रीज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, इंक्रीज सेल in other market with high profit and derive out the competitors from the market। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली आते हैं आंसर पे। तो दैट इज डिराइव आउट द कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट। मेन एम क्या होता है, बिलो कॉस्ट बेच देना, अपना सामान दूसरे मार्केट में बिलो कॉस्ट, ठीक, कॉस्ट बिल्कुल बिलो, मतलब अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो 90 रुपीज़ में ही वो सामान बेच दो, ठीक है। यहाँ 10 रुपीज़ का लॉस होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन एक बार कॉम्पिटिटर बाहर हो गए फिर प्राइस को बढ़ा दो, इसको बोलते हैं प्रीडेटरी डंपिंग। और ये अभी चाइना में जो अभी Xiaomi स्मार्टफोन है, इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है, ठीक है। तो जो इंडियन कंपनीज थी, इंटेक्स हो गया या माइक्रोमैक्स हो गया, ये सभी कंपटीशन से बाहर हो गए अपने आप। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, लेकिन इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है एक नया क्वेश्चन, ठीक है, जो होमवर्क के लिए आएगा, लेकिन इसको समझ लेना पहले, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। गिवन डायग्राम, आफ्टर द प्राइस चेंज द प्राइस लाइन शिफ्ट फ्रॉम PQ to PQ डैश and consumer comes to equilibrium at point B instead of point A, then what is true for potatoes, ठीक है। पोटैटोज के लिए ट्रू क्या रहेगा, सो इसमें क्या है, पहले प्राइस लाइन ये था P to Q, ठीक है। अब प्राइस लाइन शिफ्ट हुआ है फॉरवर्ड,
ठीक है, आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब पोटैटोज को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड तभी होता है जब उस चीज़ का प्राइस कम होता है। तो पोटैटो का प्राइस कम हुआ है। अब देखते हैं, पहले पोटैटो का डिमांड था ए पॉइंट तक, अब डिमांड हो गया बी पॉइंट पे, मतलब अब डिमांड कितना हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, पोटैटो का जो डिमांड है वो कम हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस कम हुआ, डिमांड कम हुआ। तो प्राइस और डिमांड रिलेशन पॉजिटिव किस में रहता है, नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव रहता है, इसमें नेगेटिव रहता है, तो गिवन गुड्स में पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो जो आंसर है आपका गिवन गुड्स। और वहीं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन है आफ्टर द चेंज इन प्राइस लाइन, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, पी क्यू डैश है, यहाँ पे पी क्यू डैश कर देना या पी क्यू वन कर देना। ठीक है, पी क्यू वन पे शिफ्ट कर गई है, एंड कंज्यूमर पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चला गया पॉइंट बी इंस्टेड ऑफ ए। देन व्हाट इज ट्रू अबाउट पोटैटोज। ठीक है, इसमें से पोटैटोज के बारे में कौन सा ट्रू है, पहले इक्विलिब्रियम कब था, ए पॉइंट पे था, और अब प्राइस चेंज होने की वजह से आ गया बी पॉइंट पे। तो क्या है, कौन से गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, गिवन गुड्स हैं, या नथिंग कैन बी सेड अबाउट द नेचर ऑफ गुड, या फिर इनमें से कोई भी दो आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट करना, फटाफट कमेंट करना कमेंट पोर्शन में। ठीक है, तो एक बार ऑब्जर्व करोगे तो समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक्स इनएफिशिएंसी अकर्स। ठीक है, एक बार कमेंट करेंगे कि एक्स इनएफिशिएंसी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है, कौन से प्रोफेसर से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली हम करते हैं, जो राइट आंसर है वो एक बार आप लोग ये ऑप्शन फिर भी पढ़ लेना। तो एक्स एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं विथ गिवन इनपुट्स, जो हमारे इनपुट्स हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट हम गेन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स एफिशिएंसी। एक्स इनएफिशिएंसी उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग जाती है, और कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता उस मार्केट में, ये स्पेशली होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। एक बार ध्यान देना, ये स्पेशली होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और स्पेशली मोनोपोली में। मोनोपोली में क्या होता है, कॉम्पिटिटर कोई नहीं होते, तो इसलिए जब कॉस्ट बढ़ रही है तो कंपनी या जो इंडस्ट्री है वो ध्यान नहीं देती इतना। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसके बीच का, एक्चुअल एवरेज कॉस्ट और पोटेंशियल एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, पोटेंशियल एवरेज कॉस्ट, पोटेंशियल तो होता है ये वाली कॉस्ट का, लेकिन एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आ रही है, ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो जो बीच का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्स इनएफिशिएंसी। ठीक, और ये किसने दिया था, प्रोफेसर ने, हार्वे लेविनस्टाइन ने। ठीक है, तो जो ये वाला है, कॉस्ट आर हायर देन देन दे कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, assertion and reasoning again. Firms under oligopoly market are dependent on each other's actions. Monopoly, oligopoly और मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, चार फॉर्म से अच्छी तरह से कर लेना, और डिओपोली की 5 थ्योरीज। ठीक है, ये कर लेना, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। तो डिपेंडेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, assertion तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, रीजन क्या है, फर्म्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कोई भी इंडिविजुअल फर्म है या फर्म से ज़्यादा फर्म से वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, करेक्ट है नहीं करेक्ट है ये बताएंगे। जो असर्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत ए एंड ये तो कट गया, और ए इज़ नॉट करेक्ट ये भी हट गया। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा कि कौन से दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि असर्शन इज़ करेक्ट और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और दूसरे में पूछ रहा है असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन यहाँ पे करेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि फर्म्स इन्फ्लुएंस करती हैं मार्केट प्राइस को। ठीक है, तो जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द फॉलोइंग व्हाट कॉजेज मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर कॉन्सेप्ट पब्लिक फाइनेंस में भी रिपीट होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मार्केट फेलियर। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज के कारण, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण, परफेक्ट कंपटीशन के कारण, और पब्लिक गुड्स के कारण। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट फेलियर का मेन कारण बनती हैं। ठीक, सो चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, हम डायरेक्टली क्या आते हैं, आंसर पे आते हैं। एक्सटर्नैलिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मार्केट फेलियर का कारण है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, तीनों ही मार्केट फेलियर का कारण बनती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट फेलियर का कारण नहीं है। ठीक है, और जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो मार्केट फेलियर का कारण बनती है। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम को जनरेट करती है। ठीक है, तो इससे भी मार्केट फेल होती है। तो एक्सटर्नैलिटी, एसिमेट्रिक और पब्लिक गुड्स, ये तीनों ही कॉज हैं मार्केट फेलियर का। सो ए बी एंड डी। ठीक है, सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच और व्हाट इज द करेक्ट एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करते हैं, टोटल दैट इज टोटल प्रोडक्ट, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे आउटपुट आपका इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग एक साथ ही होता है, और यही फर्स्ट स्टेज यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। और जहाँ मैक्सिमम होता है टोटल रेवेन्यू, वहीं से सेकंड स्टेज भी खत्म हो जाती है, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेज शुरू होती है जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू डिमिनिश होना शुरू होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, जहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा और वहाँ ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से क्वेश्चन कभी बार आते हैं, ठीक है। जब पीजीटी एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये बहुत बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द रिज लाइन्स आर द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ आइसोक्वांट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फैक्टर इज, ठीक है। जो रिज लाइन्स हैं, एक साइड कैपिटल है एक साइड लेबर है, ठीक है। रिज लाइन्स, दो रिज लाइन्स हैं और ये ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये वाली लाइन, ये रिज लाइन्स हैं, दैट इज आइसोक्वांट है, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2 एंड आइसोक्वांट 3। तो जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। इसमें क्या है, फिजिबल रीजन से। अब जो ये बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल 0 है, और ये वाली लाइन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, ठीक है। इसके अंदर ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव में रहेगी, और जो बाहर नॉन अटेनेबल है, यहाँ पे आपकी ये नॉन अटेनेबल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है लोकस पॉइंट ऑफ आइसोक्वांट्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन फैक्टर क्या रहेगा, वहाँ पे रिज लाइन पे किसी भी एक फैक्टर का जो प्रोडक्शन वो कितना रहेगा, मार्जिनल रहेगा 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल 0 रहेगा, अगर हम ये वाली बी रिज लाइन की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देयर इज प्रिवेलिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, एंड फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोनोपोलिस्टिक के। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अगर किया ना, ये इजी लगेगा। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, और उसमें जो राइट आंसर है एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करिए उसके बाद आंसर दे लीजिए, ठीक। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका ओलिगोपोली का, तो ये तो नहीं है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, ठीक है, आपको नॉन प्राइस मतलब गिफ्ट दे सकता है, ऑफर दे सकता है, प्राइस से कॉम्पीट नहीं करेगा, ऑफर देगा, ठीक है, ये है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड फ्रीडम टू एग्जिट एंड एंट्री बिल्कुल है। फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ओलिगोपोली का, ठीक। तो सेकंड एंड थर्ड, दैट इज सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट विच कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो आपको आनी ही आनी है, जो ऐसी चेंज है, ऐसी कॉस्ट है आपके 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्शन 0 है तब भी वो आनी ही आनी है, ठीक है। चलिए, एक्सपेंडिचर फॉर द सैलरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी मिल रही है वो फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो आउटपुट के साथ साथ बढ़ता जाता है, जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। B1 इज एक्सपेंडिचर फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल में कुछ डेप्रिसिएशन होता है, उस पर कुछ ना कुछ खर्चा आता है आपका कंटिन्यू, वो कौन सा खर्चा है। नेक्स्ट वन है एनर्जी कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कुछ करते हैं, उसमें एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। एक्सपेंडिचर फॉर जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग मतलब एक प्लांट है, प्लांट में लाइटिंग वगैरह जनरल लाइटिंग है, ठीक है, प्लांट की चारों तरफ से, वो जनरल लाइटिंग। या फिर चलिए इसमें से कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है ये बताएंगे फटाफट। तो इसमें जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है वो है आपका एक्सपेंडिचर फॉर द सैलरीज, परमानेंट स्टाफ को सैलरी मिल रही है, फिक्स कॉस्ट है। एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मशीनरी है तो उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट आएगा ही आएगा, उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन फंड होता है। तो ये भी एक टाइप है जो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कैपिटल है या फिर फिक्स कॉस्ट के रूप में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ेगा एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। वहीं अगर कम प्रोडक्शन होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन और एनर्जी का कंजप्शन भी कम होगा, ठीक है। ये नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। एक्सपेंडिचर फॉर जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग मतलब एक प्लांट है, प्लांट के आपके पास प्लांट में वर्किंग कुछ ज़्यादा हो या ना हो,
लेकिन जो लाइटिंग वगैरह है वो तो आपको थोड़ा बहुत करनी ही पड़ेगी, ठीक है, जनरल लाइटिंग। तो दैट इज डी। सो ए बी एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स बी। ओके, नेक्स्ट वन 23, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। गॉसेन फर्स्ट लॉ, ठीक है, गॉसेन सेकंड लॉ ऑलरेडी पूछ चुका है, लेकिन इसमें पूछ रहा है गॉसेन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो गॉसेन का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा है? दैट इज गॉसेन का फर्स्ट लॉ, सॉरी, गॉसेन का फर्स्ट लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड गॉसेन का सेकंड लॉ कौन सा है? ठीक है, सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड। और फर्स्ट लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। चलिए 24th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट। ठीक है, क्वाजी रेंट पहले बताएंगे कि शॉर्ट रन से रिलेटेड है या लॉन्ग रन से रिलेटेड है, ठीक है, शॉर्ट रन है या फिर लॉन्ग रन है, पहले कमेंट में ये बताएंगे। अब मार्शल ने तो कॉन्सेप्ट दिया ही था, ठीक है, उसके साथ साथ और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, मार्शल तो है ही है, तो ये तो हट गया, ठीक है, तो मार्शल है ही है, और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट दिया था रिकार्डो ने दिया था, ठीक, तो रॉबिन्सन इसमें नहीं है। फर्स्ट एंड 3, जो फर्स्ट वन है दैट इज करेक्ट, और ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन फिनोमिना। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, सो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कार्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच, और न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्क चॉइसेस, ठीक है, थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि अभी तक मॉडर्न और हायर लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए, तो कार्डिनल अप्रोच जो दिया है वो दिया है मार्शल ने, और इंडिफरेंस कर्व जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच दिया है हिक्स ने, रिवील्ड प्रेफरेंस सैमुअल्सन, और जो दैट इज न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्की चॉइसेस दैट इज वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टाइन, ठीक। तो फर्स्ट का 2 इन दोनों में से हो सकता है, सेकंड का 3 अगेन इन दोनों में से हो सकता है, थर्ड का फोर्थ दैट इज अपना 3-1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए 25 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं ऑनेस्टली बताना कमेंट करके, लेकिन अगर ठीक है तो भी ठीक है, ठीक है, अगर जितने भी आपके क्वेश्चंस अगर कम हुए तब भी ठीक है, अगर ज़्यादा होते हैं इट्स गुड, लेकिन अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 3, और लेक्चर 3 में हम लोग ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में। अगेन 25 MCQs के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।